पीएस स्टडीज पॉइंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे साइंस स्पेशल सीरीज में आज हम पार्ट 1 को लेकर के हम चलेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, जब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट्स डैश इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो देखते हैं, एक बॉडी पर F1 फोर्स लगाते हैं और अपोजिट साइड से F2 लगाते हैं। अगर F1 को 5 न्यूटन ले ले, F2 10 न्यूटन है, डेट मीन्स ठीक। यहां क्या देख रहे हैं, F1 डज नॉट इक्वल टू F2 है, मतलब ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड फोर्स यहां यूज हो रहा है। तो इसमें क्या आएगा रीजन, स्पीड में निरंतर चेंजिंग आएगा, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आएगा। अगर वहीं पे बात करें, बॉडी में F1 5 न्यूटन लेते हैं और अपोजिट साइड से F2 भी 5 न्यूटन लेते हैं, डेट इज F1 इज इक्वल टू F2। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, फोर्स जो एक्ट हो रहा है बॉडी पे वो हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। यहां पे क्या आ रहा है, बैलेंस्ड फोर्स आ रहा है। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा स्पीड। स्पीड में क्या होगा, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होगा, निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है? वेयर डज द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट कंटेन? फर्टिलाइज्ड एग युग्मनज, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, जाइगोट को, ये गर्भाशय के अंदर, बॉडी में गर्भाशय के अंदर चला जाता है। जो कि यूट्रस इम्बायरो, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो गर्भाशय, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन में से लिया गया है? तो यहां पे देखेंगे आयरन। आयरन जो है, फेरम, जो कि एक लैटिन वर्ड है, कि फर्स्ट 2 अक्षरों को लिया गया है। अगर ऑप्शन अनुसार भी अगर यहां पे हम देखते हैं, तो अगर अल्युमिनियम की बात करते हैं तो अल्युमिनियम वर्ड से ही लिया गया है। कार्बन से ही लिया गया है, सी। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन Cl लिया गया है, क्लोरीन नहीं लिखते हैं हम इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो तीसरे नियम का उदाहरण आ जाता है हमारा रॉकेट लॉन्च करना। यह हमारा आ जाता है तीसरे नियम पर, क्योंकि हम देखते हैं कि रॉकेट जो है नीचे की तरफ गैस को अपने निकालते हैं, वेपर को, और वो प्रेशर से उतने ही आगे की तरफ जाते हैं, जिसमें इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, अगर न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। सेम क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है?
द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज। तो वेट की अगर बात करें हम, कोई वस्तु m kg है, अगर इसमें वेट या फोर्स बात करेंगे तो F इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। भार या वेट है हमारा, भार बोलेंगे या इसको इंग्लिश में वेट बोलते हैं। तो ये आ जाता है हमारा वेट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वेट। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा है भार। नेक्स्ट चलेंगे हम। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु, when an object moves along a circular path, the force acting on the rotating object towards the center is called। अगर कोई वस्तु जो है किसी सर्कुलर पार्ट पे रोटेट कर रही है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाइड होता है जो कि इसे सर्कुलर पार्ट में v वेग से मूव कर रही है बॉडी। तो जो इनर में फोर्स अप्लाइड होता है जो टुवार्ड्स सेंटर की तरफ इसे अट्रैक्ट करता है, जिससे वह v वेग से ये गति कर रही है, तो वह हमारा कौन सा है? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके विलयन का pH 7 से कम होता है? Which of the following is an example of a salt whose pH of solution is less than 7? तो यहां अगर हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला हो जाता है? Na2CO3। वहीं पे हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा आ जाता है NaHCO3। अगर दोनों ही देखेंगे तो ये हमारा क्या है? बेस है। pH हमारा हो जाएगा 7 से ग्रेटर, यहां से भी देख सकते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो ये हमारा है NaCl, जो कि सल्ट है जिसका pH 7। अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा NH4Cl। तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, यह कि अम्लीय है, जिसका अगर pH की बात करें अमोनियम क्लोराइड की तो ये हमारा pH आ जाता है 4.627 के बीच लाइक करेगा ये हमारा। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? Which of the following metals react with vapor to form metal oxide and hydrogen? तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? यह हमारा क्वेश्चन है। तो यहां हमारा आ जाएगा, अगर ऑप्शन से भी हम देखें तो अल्युमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर। कॉपर, लेड Pb और अल्युमिनियम Ag, ये तीनों ही जो है ये नॉर्मली वाटर से अभिक्रिया नहीं करती है। नॉर्मली क्या है? ये वाटर से अभिक्रिया नहीं करती है। तो उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा अल्युमिनियम। अगर अल्युमिनियम की बात करें तो क्या आ जाता है हमारा? 2Al, अल्युमिनियम सॉलिड लेते हैं, को वाटर से हम रिएक्ट करते हैं जो कि गैसेस फॉर्म में। कैटलिस्ट हम भाप का यूज करेंगे, हम स्टीम। तो क्या बन जाएगा हमारा? Al2O3 प्लस हाइड्रोजन जो कि गैस है। तो यहां से हमारा क्या ऑक्साइड बन के आ रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हमारा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम। यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी, कुल दूरी ज्ञात करिए। इफ अ ड्राइवर ड्राइव्स द कार 15 मीटर पर सेकंड, इफ इट runs with the speed of, then the find the total distance covered by him in 3 hours 20 minutes। यहां पे जो है हमारा वेग जो दिया हुआ है, वेग भी वेलोसिटी, ये दिया हुआ है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 15 इंटू 18/5, तो ये हमारा आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। अगर टाइम की हम बात करें तो ये हमारा टाइम है यहाँ पे 3 आवर्स प्लस हमारा आ जाता है 20 मिनट। अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें तो 3 प्लस मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 + 1/3 दैट इज 10/3 आवर्स। स्पीड इक्वल टू जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज यहाँ पे हमारा क्या आ गया 54 इंटू 10/3, तो हमारा आ जाएगा 180 किलोमीटर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग सॉलिड एंड गैसेस आर फाउंड इन ऑल 3? तो किस में पाया जाएगा हमारा, तो अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, यहां पे हमारा आ जाएगा नॉन मेटल अधातु। ब्रोमीन है हमारा जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। क्लोरीन को हम देखते हैं, ब्रोमीन को देखते हैं, कार्बन देखते हैं, तो ये हमारा ठोस अवस्था में भी है जो कि नॉन मेटल ही है, ठोस अवस्था है। क्लोरीन ब्रोमीन गैस अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण आता है? पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो याद रखेंगे लचीलापन कोमल, क्लोरेनकाइमा, कोमल से याद कर सकते हैं क्लोरेनकाइमा, जो कि हमारा क्या है सिंपल परमानेंट, यानी सरल स्थायी उत्तक। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? तो कोमल किसके कारण होगा? क्लोरेनकाइमा उत्तक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू एयर? निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो किस प्रक्रिया से छोड़ा जाता है हवा में? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल इस प्रोसेस में लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेंगे क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो ये हमारा आ जाएगा ग्लूकोज बनकर तैयार हो जाएगा पौधा के लिए। फोटोसिंथेसिस कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है और ट्रांसक्रिप्शन में बोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं पत्तियों में, जो कि वाष्प बनकर निकल जाता है। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन एक टर्म आया, ये आता है शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, एक्सक्रिएशन आ गया। तो यहाँ पे हमारा तीनों ही क्लियर हो गया, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, एक्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग।
निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? निम्न में से कौन सा जंतु जो है गर्म रक्त वाला है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड? तो याद रखेंगे इसमें पक्षी वर्ग जो है, पक्षी वर्ग जो है, तो यहां पे कौन सा जाता है पक्षी वर्ग में? कबूतर। ऑप्शन में पक्षी है पिजन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी वर्ग जो है गर्म रक्त वाले जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैज एन आउटर सेल कंप्लीट? अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो आउटर सेल कंप्लीट किस में हो जाते हैं? तो याद रखेंगे समूह 18वें को। क्या है इसमें? हीना, ना और करीना, जीरोक्स, किरण। याद रखेंगे ऐसे, जो भी आप ट्रिक बना के रखे होंगे उसको। ये क्या है? इसको और हम क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस है। और इसको जीरो समूह भी बोलते हैं हम। तो देखेंगे यहां पे हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। नियोन की बात करेंगे तो 2 8, यहां भी कंप्लीट है। आर्गन 2 8 8। इस तरह से हम देखते हैं बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट ऑर्बिट बनाते हैं। अगर यहां पे और हम कुछ बात करें टर्म की, 16वें समूह को ऑक्सीजन का परिवार कहते हैं। 16वें समूह को ऑक्सीजन का परिवार कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार। अगर 12वें को हम बोले तो ये हमारा आ जाएगा हैलोजन समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पे 18वें। जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, आमतौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता है। विद्युत धनात्मक तत्व इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहां पे हम देखते हैं सोडियम 1 चार्ज, मैग्नीशियम +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। अल्युमिनियम L2 3+, यहां पे क्या है 3। तो देखते हैं जनरली मेटल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं इसलिए प्लस चार्ज होता है इसमें। अगर एक प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, एक चार्ज है। 2 प्लस है 2, 3 हो तो 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहां पे हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3। आमतौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता 1 2 3 होते हैं। जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज 1 2 3। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? द मास ऑफ द अर्थ इज, तो मास ऑफ अर्थ याद रखेंगे 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स कैन प्रोड्यूस परकोलेशन? तो यहां पे हम बात करेंगे पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड। जिसका फ्रीक्वेंसी होगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो यहां पे एक जो हम देखते हैं ऑप्शन में जो है पोरपोशिस, ये जो है एक समुद्री स्तनधारी है। क्या है ये? समुद्री स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? निम्न में से
किस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग मीडियम हैज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड? तो ये हमारा आ जाएगा सॉलिड, ठोस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। डैश इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 18 वोल्ट। 18 वोल्ट का एक विभवांतर रखने वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलम के आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या है? तो देखते हैं, दो टर्मिनल लेते हैं, एक हम रजिस्टर लेते हैं ई बी। अगर हम चार्ज की बात करें तो 4 कूलम, वोल्ट हमारा दिया हुआ है 18 वोल्ट। हम जानते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू क्या हो जाता है? वर्क डन बाई चार्ज। तो हमसे क्या पूछा है? वर्क, कार्य कितना हो रहा है, यानी V इक्वल V इंटू क्यू। तो क्या हमारा आ जाएगा यहाँ पे 18 इंटू वोल्ट हमारा कितना दिया है? V 18, और चार्ज कितना है? 4 कूलम, यानी राइट आंसर हमारा आ जाएगा 72 जूल। 72 जूल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु पर क्रियान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो कार्य हो रहा है, डेट मीन्स उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, विस्थापित हो रहा होगा। वो वस्तु जो है अपने स्थान से विस्थापित हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो देखते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जब कुछ एंगल में दिया रहेगा तो ये हमारा कॉस थीटा यूज होगा। तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, विस्थापित वस्तु द्वारा वस्तु पर क्रियान्वित बल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसमें हम देखते हैं, अगर हम वायर को हम लेंगे तो रो इसके रेजिस्टिविटी हो गया, मटेरियल एल लेंथ हो गया, ए एरिया क्रॉस सेक्शन। तो किस पे निर्भर करेगा? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये निकल के आता है, मतलब कि यहां पे हमारा हो जा रहा है रेजिस्टिविटी जो है हमारा, ये डिपेंड, रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो मटेरियल पर रेजिस्टिविटी, और हमारा आ जाएगा आर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पर डिपेंड करता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या इसमें नहीं आता है? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। दाब हमारा नहीं पूछा इसमें हमारा, तो हमारा आ जाएगा दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज। पानी के अणु में ऑक्सीजन के द्रव्यमान एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है? अगर फार्मूला की बात करेंगे तो हमारा आता है H2O। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 1, कितना है हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा? 2 के लिए 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा 16 मास हो जाएगा हमारा। तो रेशियो क्या निकल के आता है? 1:8। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी डेवलप into a new individual is called।
तो क्या होते हैं इसमें देखते हैं। अगर हम किसी प्लांट को हम लेते हैं, मान लेते हैं हम कितारी ओक को हम देखते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि किसी बीच से उसके दो पार्ट्स को टुकड़े करके फिर से उसको ज़मीन में हम लगा दें, तो यहाँ से फिर से न्यू प्लांट में ये जनरेट हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब प्लांट के एक पार्ट से न्यू प्लांट का बनना। क्या हो रहा है, एक प्लांट के एक पार्ट से न्यू प्लांट का बनना, वनस्पति प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। धवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा? तो यहां पे हम देखेंगे वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला क्या होते हैं, पूरा देखेंगे अगर तो Na2CO3 into 10H2। इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, डेका हाइड्रेट। तो वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पे कितना है वाटर मॉलिक्यूल, 10। यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सोडा वाटर क्या है? तो देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में हमारा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कि पानी में आसानी से सॉल्यूशन हो जाता है। पीने के बाद हम कुछ ढकार से महसूस करते हैं। डेट मीन्स क्या हो रहा है, पानी के साथ इजी वे में सॉल्यूट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। समान रूप से पानी में घुल जाना यानी समांगी मिश्रण भी कहलाता है। समांगी मिश्रण, समान रूप से पानी में घुल जाना को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। तो सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन। क्या है वो, सॉल्यूशन। सोडा वाटर कंटेन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वीडियो में मिलते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।